हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे कक्षा 11वीं जीव विज्ञान से लेसन 5, जिसमें हम लोगों ने जड़ों के प्रकार के बारे में पढ़ा था, है ना। तो जड़ें कितने प्रकार की होती है? मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, रूपांतरित। अब उनके रूपांतरण में पढ़ते हैं कि तीन अपस्थानिक जड़ों के 3 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जिसमें था भोजन संग्रह के लिए, दूसरा था आधार प्रदान करने के लिए, और तीसरा होता है विशिष्ट जैविक कार्यों के लिए, है ना। 3 प्रकार की होती है। आज उनके डिटेल्स हमको पढ़ने हैं। तो पहला है कंदील मूल। कंदील मूल क्या होता है? जो इस प्रकार की जो रूपांतरण होती है, वो क्या होती है? वो अनियमित रूप से भोजन संग्रह करने के लिए फूली हुई होती है तथा पृथक पृथक तने से लगी हुई होती है। क्या होता है? अब पृथक पृथक तने से लगी हुई होती है और भोजन संग्रह के लिए फूली हुई होती है। उदाहरण है आपका शकरकंद, फिर है आपका पुलकित या गुच्छ मूल। इस प्रकार के रूपांतरण में अनियमित रूप से फूले हुए जो जड़ होते हैं वो समूह में या तो पर्वसंधारी स्थलों से तथा तना के आधारीय क्षेत्र से, जो तना का बेसिक भाग होता है, आधार वाला भाग होता है, वहाँ से विकसित होते हैं। उदाहरण है डहेलिया, सतावर आदि। फिर है ग्रंथिल मूल। ग्रंथिल मूल क्या होता है? भूमिगत तना के आधारी हिस्सों से निकलकर सामान्य जड़ के रूप में वृद्धि करते हैं। आधार हिस्से से निकलते हैं और किससे वृद्धि करते हैं? जड़ों के रूप में वृद्धि करते हैं। इनके केवल अग्रस्त भाग खाद्य पदार्थों के संग्रह के कारण फूलकर ग्रंथिल हो जाते हैं। पूरा जो भाग होता है, पूरा जो पार्ट होता है, वो नहीं फूलता है। सिर्फ अग्रस्त भाग जो होता है वो फूलता है ना। जो कि मूल जो केवल शीर्ष हिस्सों से थोड़ा फूले हुए होते हैं, ग्रंथिल मूल के नाम से सूचित किए जाते हैं। उदाहरण है आपका आमा हल्दी का पौधा और अदरक। फिर है वलयित जड़, एन्यूलेटेड रूट। इसमें रूपांतरित जड़ जो होते हैं वो फूलकर ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे एक के ऊपर एक छल्ले के रूप में लगे होते हैं। छल्ला का मतलब क्या होता है? इस प्रकार एक के ऊपर ये हो गया, फिर इसके ऊपर एक, जैसे हम लोग पत्थरों को ऐसे कंकड़ों को जमाते हैं उस टाइप के लगे होते छल्ले के जैसे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वलयित मूल कहते हैं। उदाहरण है आपका इपिकेक। फिर है मणिका में मूल, मोनिलिफॉर्म रूट। मूल, रूट या फिर जड़, तीनों एक ही चीज़ें होती है और अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो मणिका में मूल का जो रूपांतरण होता है, ये क्या होता है? नियमित अंतराल पर थोड़ी थोड़ी दूर में छोटी छोटी फूली हुई रचना होती है। इसके कारण इस जड़ को क्या बोलते हैं? मोती की माला की तरह फूली हुई नजर आती है। कैसे होता है? ये हो गया, फिर कुछ दूर में बढ़ा, फिर कुछ दूर में ये आया, फिर कुछ दूर में ये आया। इस प्रकार से फूली हुई संरचना के रूप में कुछ कुछ दूर में दिखाई देती है, मोती की मालों के समान, ठीक है। इसको इसलिए क्या बोलते हैं? मणिका में मूल कहते हैं। उदाहरण है डाइस्कोरिया एलाटा, साइप्रस रोटंडस इत्यादि हस्ताकार जो कंदील जड़ होते हैं। फिर हो गया डाइस्कोरिया एलाटा और साइप्रस रोटंडस, ये क्या है? मणिका में मूल, ठीक है। फिर है हस्ताकार कंदील जड़। क्या है? हस्ताकार कंदील जड़। ये क्या होता है? इस प्रकार के जो रूपांतरण होते हैं वो जड़ तना के आधारीय क्षेत्र से, इस प्रकार के रूपांतरित जो जड़ होते हैं वो तना के आधारीय क्षेत्र से निकलते हैं तथा चपटे रचना के रूप में परिलक्षित होते हैं। ऐसे रूपांतरित फूले हुए जड़ के जो निचले हिस्से होते हैं वो ये ऐसे चपटे होंगे, लेकिन नीचे जो होंगे वो ऐसे उधारी भाग में उंगली के तरह प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शाखा या भाग जुड़ी होती है। तथा समस्त रूपांतरित जड़ जो होते हैं वो विकृत उंगलियों की युक्त हथेलियों के जैसे दिखाई देते हैं। ऐसे चपटे होते हैं, नीचे नीचे प्रवर्ध निकली होती है और जो विकृत उंगलियों की जैसे दिखाई देती है। उदाहरण है आपका ऑर्किस। फिर है यांत्रिक आधार प्रदान करने वाले जड़ के रूपांतरण होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं? रूपांतरित अपस्थानिक जड़ों के विभिन्न प्रकार हैं। जैसे पहला है स्तंभ मूल। स्तंभ मूल क्या होता है कि इस प्रकार का जो रूपांतरण होता है वो बड़े वृक्षों में देखने को मिलता है। इस प्रकार जो बड़े वृक्षों में देखने को मिलता है, ये मुख्य तना से निकले क्षैतिज शाखाओं से विकसित होता है। जो मुख्य तना होते हैं, है ना, मुख्य तना उसके क्षैतिज जो शाखा होते हैं उससे निकले हुए होते हैं तथा नीचे की ओर बढ़कर जमीन की ओर धंसकर खंभे के समान खंभे की तरह शाखाओं को यांत्रिक प्रदान करता है। ये हो गया मुख्य तना, यहाँ से निकलता है, फिर ये यहाँ से निकलता है, फिर खंभे के समान यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। भूमि में प्रवेश करने के बाद ये जड़ें जो होती है वो स्थूल होकर स्तंभाकार हो जाती है और वृक्ष की शाखाओं के वजन को साधने के साथ जल जो भूमि होता है उससे जल और भोजन या फिर पोषक पदार्थों को अवशोषित करती है। उदाहरण है बरगद। आपने बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा। तो बरगद का जो मुख्य तना होता है या फिर मुख्य
मुख्य जो पेड़ होता है वो कैसा होता है, बहुत मोटा होता है और उसका वृक्ष भी बहुत बड़ा होता है। तो क्या होता है कि अब वो जो तना होता है वो पूरे वृक्ष का भार को संभालने के लिए क्या होता है, असमर्थ होता है। तो उससे क्या होता है, रस्सी रस्सी टाइप का जो होता है वो निकला रहता है। देखना आप लोग उसको क्या कहते हैं, वो जड़ के वो फिर से भूमि के अंदर चला जाता है। कुछ शाखाओं से निकला होता है, क्षैतिज जो तिरछी तिरछी शाखाएं होती है उससे निकलता है और जमीन के अंदर घुस जाता है और वहाँ से क्या करता है, जल भी ग्रहण करता है और पोषण पदार्थ भी ग्रहण करता है और जो वृक्ष होता है उसको क्या करता है, आधार प्रदान करता है। क्लियर। फिर है अवस्थम्भ मूल, स्प्लिट रूट। यह दुर्बल तना वाले पौधे में ही पाया जाता है। ऐसी जड़ें तना के मुख्य आधारी हिस्से में विकसित होती है। अवस्थम्भ मूल, यह जो होता है वो दुर्बल तना, जिस पौधे में दुर्बल तना होता है उस पौधे में पाया जाता है। ये जो जड़ होते हैं वो तने के आधारी हिस्सों से विकसित होते हैं। जो जड़ें होती है वो जो तना होता है उसके आधारी हिस्सों से विकसित होती है तथा नीचे की ओर तिरछी बढ़ती जाती है। जो आधार वाला जो हिस्सा होता है ना वहाँ से विकसित होती है और नीचे की ओर बढ़ती जाती है तिरछे रूप से। ठीक है। धंसकर पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। मुख्य तना से निकलने तथा तिरछे रूप से आगे बढ़ने के कारण ही इसको क्या बोलते हैं, ये मुख्य, देखो ये मुख्य तना हो गया, फिर यहाँ से निकलता है और यहाँ घुस जाता है जमीन में। ये जमीन है, यहाँ घुस जाता है। तो मुख्य भाग के आधारी, मुख्य भाग से क्या होता है, तिरछे रूप से निकलकर आगे बढ़ता है और नीचे धंस जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अवस्थम्भ मूल कहते हैं। उदाहरण है आपका गन्ना, केवड़ा, मक्का आदि। फिर है आपका क्लिम्बिंग रूट, आरोही मूल। ये क्या होता है, कुछ दुर्बल पौधे में अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं वो पर्व संधियों से विकसित होती है तथा किसी भी उपलब्ध आधार से चिपककर पौधे की ओर बढ़ने में तथा चढ़ने में पहुंचाती है। ये क्या होता है, ऐसे पौधे जो होते हैं जिसका दुर्बल तना होता है वो क्या करता है, ये ना अपस्थानिक जड़ें कहाँ से निकलती है, जो इंटरनोड नोड्स जो होते हैं, पर्व संधियाँ जो होती है वहाँ से विकसित होती है और आधार उपलब्ध, जैसे क्या होता है कभी कभी जो आधार मिलता है, जैसे हम लोग को कोई दूसरा चीज मिल गया या फिर दीवार मिल गया, उसमें चढ़कर क्या करती है, आगे बढ़ती है और पौधे को विकसित करती है। ये क्या करती है, चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है जिससे ये जड़ें स्वयं को चिपकाकर तने को आगे बढ़ने में मदद करती है। उदाहरण है आपका पान, मनी प्लांट इत्यादि। मनी प्लांट का पौधा आप लोगों ने सबने देखा होगा, वो क्या करती है, कोई भी आधारी स्थान पाती है वहाँ से चिपकता शुरू करती है, उसकी जो जड़ें होती हैं और क्या होती है, वृद्धि करती है। फिर है चिपकन जड़, क्लिंगिंग रूट। क्या है, चिपकन जड़। ठीक है। इस प्रकार की जो जड़ें होती है ऊपरी रोही पौधे एपिफाइट्स में पाई जाती है। एपिफाइट्स पौधे में ऐसे प्रकार चिपकन जड़ होती है जो क्या करती है, आधारी हिस्से से जड़ निकलती है जो आधार पौधों के उत्तकों में केवल घुसकर उसे चिपका कर रखने में मदद करती है, इसलिए इन्हें चिपकन मूल कहते हैं। उदाहरण है वेंडा का पौधा। फिर है कुंचन सिल जड़, कॉन्ट्रेक्टाइल और पुल रूट। ऐसी जड़ें जो कुछ भूमिगत तना के साथ लगी हुई पाई जाती है। भूमिगत जो तना होता है उसके साथ लगी हुई पाई जाती है। ये जड़ें क्या कहलाती है, भूमिगत तने के हिस्से से विकसित होती है। भूमिगत जो तना होता है उसके हिस्से से विकसित होकर जमीन में धंसकर पौधों को आवश्यकता अनुसार भूमि की सतह से नीचे संकुचित होकर खींचे रखती है, ताकि क्या होता है, जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है तब उस स्थिति में भूमि की सतह से नीचे घुसने के कारण वो वहाँ से सुरक्षित रहे और उनको भोज्य पदार्थ मिलती रहे। उदाहरण है कैना, अरबी, जिमीकंद आदि। केसर का भी पौधा इसके उदाहरण में आता है ना। फिर है विशिष्ट या जैविक कार्य हेतु रूपांतरण। तीसरा प्रकार होता है विशिष्ट या जैविक कार्यों हेतु रूपांतरण। कुछ पौधे में अपस्थानिक जड़ें अति विशिष्ट कार्य करती है तथा उसी के अनुरूप रूपांतरणों का प्रदर्शन करती है। कुछ जो पौधे होती है ना वो अपस्थानिक जड़ क्या करती है, अति विशिष्ट कुछ स्पेसिफिक कार्यों के लिए विकसित होती है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये कौन कौन सा होता है, इसको बोलते हैं जनन मूल। क्या होगा, रिप्रोडक्टिव मूल। कुछ होता है रिप्रोडक्टिव मूल। कुछ पौधों में उपस्थित कंदील जड़ जो होती है वो कलियां बनाती है। कंदील जड़ मतलब जो जड़ होती है ना वो क्या करती है, बड्स का फॉर्मेशन करती है तथा विकसित होकर नए पौधे में परिणित हो जाती है। इस मूल को जनन मूल या जननीय मूल कहते हैं। उदाहरण है शकरकंद, डहेलिया, बिग्नोनिया। ये क्या करती है, जो इसका जड़ होता है ना उसमें से कलिका निकलती है, बड्स निकलते हैं और ये नया पौधा निर्माण करने का
करने में सक्षम होती है। फिर है प्रचूसी मूल। कुछ उपरिरोही पौधे आधार प्रदान करने वाले पौधों से खाद्य सामग्री का अवशोषण नहीं कर सकते। जैसे ईंट वीट में कोई पौधा लगा होता है, उसमें से वो खाद्य पदार्थ कहाँ से ग्रहण करेंगे? तो इनकी लटकने वाली जो जड़ें होती है वायु में उपस्थित आर्द्रता का अवशोषण कर लेती है। जो फिर वो जो जड़ें क्या होती है वो लटकी हुई होती है रेसे समान, और ये क्या करती है, जो वायु में आर्द्रता होती है, नमी होती है, उसको अवशोषित कर लेती है। और ये क्या करती है, विशेष प्रकार की उत्तकी रचना पाई जाती है इसमें, जो आर्द्रता ग्राही गुटिका कहते हैं। मतलब उसको ग्रहण करने के लिए भी एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है। ठीक है, ये चिपकन मूल के अतिरिक्त होती है। उदाहरण है इसका भी वेंडा। फिर है आपका चुस्कांगी मूल या परजीवी मूल। ये वे पौधे होते हैं जो अपने पोषण को पूर्णतः किसी अन्य जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, उच्च वर्गीय पौधों पर अपना भोजन पोषण हेतु अन्य पौधों पर पूर्णतः आश्रित होते हैं। ऐसे पौधों में विशिष्ट मूल विकसित होता है। विशिष्ट मूल जो होता है वो विकसित होता है, जो पोषक पौधे के अंदर घुसकर क्या करते हैं, जाइलम फ्लोएम से संपर्क स्थापित कर लेता है तथा वहां से अपने कार्बनिक विलयों के रूप में खाद्य पदार्थ तथा जल प्राप्त करता है। ये जो जड़ें होती है परजीवी जड़ या चुस्कांगी जड़ें कहलाती है। उदाहरण है आपका अमरबेल। फिर है प्लावी मूल। प्लावी मूल का मतलब होता है फ्लोटिंग रूट्स। ठीक है, ये क्या होता है, जलोद्भिद की कुछ स्वतंत्र प्लावी जो होती है आवृत बीजों में समान अपस्थानिक मूलों के अतिरिक्त पर्यवसंधियों पर छोटी छोटी शंक्वाकार स्पंजी रचना सदृश धनात्मक प्रकाशानुवर्ती रचना के रूप में विशिष्ट जड़ें विकसित होती है। क्या बोल रहा है कि जो जल में पौधे पाए जाते हैं ना, जल में भी बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं, वो आवृत बीजियों के जैसे क्या करते हैं, अपस्थानिक जड़ों को अपस्थानिक मूलों के अतिरिक्त क्या निकालते हैं, पर्वसंधियों से जो इंटरनोड्स होते हैं उसमें से छोटी छोटी शंक्वाकार या फिर स्पॉन्जी रचना निकालते हैं। वो क्या होता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। मतलब ये ऊपर की ओर आता है ना, धनात्मक प्रकाश कहाँ से आता है, हमारा ऊपर से आता है। गुरुत्वानुकर्षण कहाँ होता है, नीचे होता है। तो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती मतलब प्रकाश की दिशा की ओर में ये वृद्धि करता है। ठीक है, इनमें वायु अवकाश होते हैं जो ये पौधे के प्लवन में मदद करते हैं। वायु अवकाश होने के कारण, वायु अवकाश मतलब क्या हो गया, देखो अगर ये जड़ की संरचना है, इसमें छोटे छोटे वायु अवकाश है, तो ये खाली स्पेस है, मतलब स्पेस खाली हो गया और ये हल्का हो गया, और हल्के होने के कारण ये क्या करता है, फ्लोटिंग, तैरने में सहायक होता है। ठीक है, वायु प्रकोष्ठों की कॉर्टेक्स में उपस्थित के कारण ये गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं। इनमें फिर गैप होता है जिसके कारण गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं, इसलिए इन्हें श्वसन मूल कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, श्वसन मूल। किस पौधे को श्वसन मूल कहा जाता है, तो प्लावी, किस रूट को श्वसन मूल कहा जाता है, तो प्लावी रूट को बोलेंगे, फ्लोटिंग रूट को बोलेंगे। उदाहरण है इसका जूशिया। फिर है परिपाची अथवा प्रकाश संश्लेषी मूल। कुछ पौधे की वायवीय जड़ें विकसित होने के बाद भी अपनी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण के बाद हरी हो जाती है। ये क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, कुछ जो जड़ें होती है वो विकसित हो जाती है, फिर जब उनमें क्या होता है, विकसित होने के बाद अपनी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण के बाद जब क्लोरोप्लास्ट का संश्लेषण हो जाता है तब ये हरी ही हो जाती है। ऐसे जड़ों को क्या बोलते हैं, परिपाची या फिर प्रकाश संश्लेषी मूल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, CO2 की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति में, जो प्रकाश की उपस्थिति में CO2 क्या करता है, जल के साथ क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। उदाहरण है आपका ट्रोपा, टीनोस्पोरा इत्यादि। अब देखते हैं, हम लोगों ने दो तरह का जड़ पढ़ा, मुसला जड़ पढ़ा, अपस्थानिक जड़ पढ़ा, दोनों में रूपांतरण पढ़ा। दोनों के रूपांतरण के पश्चात अब देखते हैं कि जड़ों के क्या क्या कार्य होते हैं, कार्य होते हैं। तो पहला है यांत्रिक कार्य। यांत्रिक कार्य क्या होता है, जो पौधे भूमि की स्थिर रखती है उन्हें जड़ भूमि की सीधी गहराई में बढ़ती है। उनके पार्श्व शाखाएं जो होती है भूमि के चारों ओर फैल कर क्या करती है, मिट्टी में कणों को दृढ़ता से पकड़ लेती है। इस कारण ये पौधे वे तेज वायु वर्षा में भूमि की सतह में खड़े रहते हैं। उदाहरण है आपका एक बीजपत्री मक्का, जौ में यह कार्य रेशेदार होता है, जड़ों द्वारा होता है। फिर दूसरा है आपका जैविक कार्य। जैविक कार्य कैसे होता है कि जड़ों की भूमि से जल और लवण अवशोषित करना जैविक कार्य है। जो आपका भूमि की सतह में जड़ें घुसी हुई होती है उससे क्या करता है, जो भूमि में जल और लवण होते हैं उसको जो जड़ें होती है वो अवशोषित करती है। यह क्या होता है, जैविक कार्य होता है। और मूल रोम द्वारा क्या करता है, पराशरण विधि से जल अवशोषित करता है। जड़ें खनिज लवणों को विशरण विधि द्वारा, आयन विनिमय विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। दो प्रकार की विधि पाई जाती, जो विधियां होती है, अलग अलग प्रकार की विधियां पाई जाती है, जिसमें पराशरण विधि होती है, विशरण विधि होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे।
इसमें बस ये है कि परासरण विधि से जल अवशोषित करती है, आयन विनिमय विधि से, और खनिज लवणों के विधि से क्या करती है, खनिज लवण विनिमय विधि से ये क्या करती है, खनिजों का ग्रहण करती है। मतलब कुछ जो चीज़ें होती हैं उनको विनिमय कर देती हैं और कुछ चीज़ें भूमि से प्राप्त करती हैं। ये तो हो गया विशिष्ट कार्य। अब देखते हैं सामान्य कार्य क्या क्या होता है। तो जल का अवशोषण होता है ना। मूल रोम जो होता है वो जलों का अवशोषण करता है, क्योंकि मूल रोम ही मृदा के कणों के बीच में स्थित जो कैपिलरी संसर्ग होते हैं उसमें स्थित होते हैं। फिर है जल का संवहन। मूल रोमों द्वारा अवशोषित किया गया जल जो होता है अंततः जाइलम में पहुंच जाता है, जहां से ये रसारोहण द्वारा सतत जलीय स्तंभ के रूप में पौधे के ऊपरी भागों में जाइलम के द्वारा प्रवाहित हो जाता है। क्लियर। फिर है स्थिरीकरण एवं जकड़न। मुख्य जड़ जो होती है उनकी शाखाएं जो होती है पौधों को स्थिर रखने के लिए, मतलब जड़ों को जो भूमि के अंदर दबे होते हैं तो वो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में, हवा चलता है या फिर बारिश होती है तो ये मिट्टी में उसको बांधे रखता है। अर्थात जो सभी दिशाओं में फैली जड़ की शाखाएं होती हैं वो पौधे को वायु भाग में स्थिरता के लिए जकड़न अंग की तरह कार्य करती हैं। इसमें विशिष्ट कार्य होता है भोजन संग्रह, यांत्रिक सहायता, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, आरोहण, सजीविता, नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा वर्धी प्रजनन जैसे कार्य जड़ों के माध्यम से संपन्न होता है। ये सभी मुख्य कार्य में काउंट होते हैं। फिर है मार्फोलॉजी ऑफ स्टेम। इस तना का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें तने की आकार की पौधे का जो आरोही मुख्य अक्ष होता है वो भ्रूण की प्रांकुर प्ल्यूम्यूल से विकसित होता है ना। ये भ्रूण है, ये मूलांकुर हो गया, ये प्रांकुर हो गया, यहाँ से वृद्धि करता है। धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, अर्थात वो ऊपर की ओर जाता है। मतलब प्रकाश कहाँ से आता है, ऊपर से आता है, सन से आता है ना। हमारा जो प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है। ठीक है, वो सूर्य से जो रोशनी आता है वो नीचे आता है, तो हम जब अगर नीचे हैं तो हमारे लिए धनात्मक प्रकाशानुवर्ती क्या हुआ, ऊपर की ओर हुआ, है ना। और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती मतलब क्या हो गया, गुरुत्वानुकर्षण नीचे जाता है, लेकिन अगर हम लोग ऊपर खड़े हैं मतलब ऋणात्मक हो गए। ठीक है, तना कहलाता है। तने से क्या क्या निकलती है, शाखाएं निकलती हैं, पत्तियां निकलती है, पुष्प तथा फल लगे रहते हैं। अगर तने का लक्षण देखेंगे तो तने का कैरेक्टर्स क्या क्या होता है, तो तना का जो प्रांकुर से अंकुरण के समय विकसित होता है तथा आरोही अक्ष होता है, मतलब आरोही अक्ष मतलब भूमि के ऊपर होता है। यह धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, अर्थात प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होता है। पर्व संधियों से पत्तियां और शाखाएं लगी होती है, पर नोड्स और इंटरनोड्स में विभेदित होता है। और क्या करता है, ये इसमें से पत्तियां और शाखाएं लगी होती है। प्रत्येक पर्व संधि से लगी जो पत्ती होती है उसके कक्ष में कक्षस्थ कलिका तथा तने के शीर्ष पर शिस्थस्थ कलिका उपस्थित होती है। प्रत्येक जो पर्व संधि होती है, मतलब ये तना हो गया, यहाँ पे नोड्स और इंटर नोड्स पर्व संधि पाया जाता है। यहाँ से पत्तियाँ लगी होती है ऐसे, है ना। उसके कक्ष और कक्षस्थ कलिका से तना के शीर्षस्थ हिस्से पर फिर ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे कलिका लगी होती है ना। ये बड हो जाता है कलिका, ये हो गया लीफ आपका। तने के पर्व संधि से पत्तियां तथा शाखाएं विकसित होती है। ये पत्तियां हो गए और फिर कभी कभी शाखाएं ऐसे विकसित होती है कई जगह से, जो कि बहिर्जात होती है, एक्सोजीनस होती है, मतलब बाहर की ओर निकलती है, उससे उसमें लगी बस होती है। अर्थात ये आंतरिक संरचना की दृष्टि से अक्ष के बाहर की ओर विकसित होती है। तरुण जो तना होता है वो प्रायः हरे रंग का होता है। मतलब ये जब ताज़ा होता है तना, मतलब जब उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता है, मतलब ज़्यादा दिन का नहीं होता है, तो तना क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का होता है। और इसमें ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए भी भाग लेता है, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए जो उपयुक्त तत्व होते हैं, मतलब क्लोरोफिल हो गए होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। परिपक्व तना हरा नहीं होता। परिपक्व तना किस कलर का होता है, लगभग भूरा पीला टाइप का कलर का होता है। प्ररोहाग्र सूट एपेक्स क्षेत्र में पत्ती आधाकली प्रिमोर्डिया लगे होते हैं। तने की सतह पर यदि रोम उपस्थित है तो तने प्रायः बहुकोशिकीय प्रकृति वाले होते हैं। यदि ये तना है यहाँ पे
सतह जो है वो हल्का हल्का छोटा छोटा, किसी किसी तने में क्या होता है रोम होते हैं, मतलब छोटे छोटे बाल के टाइप का संरचना होता है ऐसे इस टाइप के, तो वो क्या होते हैं, वो वाले जो तने होते हैं वो बहुकोशिकीय प्रकृति वाले होते हैं। कलिकाएं जो होती है वो तना का वह संघनित भाग जिसमें विकसित होकर शाखा निर्माण या पुष्प निर्माण करने की क्षमता होती है, कलिकाएं कहलाती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कलिकाएं, है ना, बर्ड्स। तो बर्ड्स क्या होता है, जो तना का वह संघनित भाग होता है जिसमें विकसित होकर क्या होता है, शाखा निर्माण या पुष्प का निर्माण करने का क्षमता होता है। जब तना बढ़ते जाता है तो कहीं से शाखा निकलता है इस प्रकार का, फिर यहाँ से कहीं से पुष्प निकलता है ना, तो क्या होता है वो कलिका कहलाता है। ठीक, प्रत्येक कलिका का विभाजनशील क्षेत्र क्या होता है, तरुण पत्ती आधकों के द्वारा प्रतिरक्षित होता है। ये जो प्रत्येक कलिका का विभाजनशील क्षेत्र होता है, मतलब ये यहाँ से हो गया, फिर यहाँ से होगा, ये बर्ड हो गया आपका, तो ये क्या होता है, प्रतिरक्षित होता है। स्थितिकीय तथा क्रियाशीलता के आधार पर पत्तियों को 3 प्रकार से पत्र कलिका, पुष्प कलिका तथा मिश्रित कलिका में बांटते हैं। पत्ती यंग लीफ जो होता है, यंग लीफ मतलब जो छोटी छोटी पत्तियां निकलती है ना, उसके प्रतिरक्षित होता है उसके लिए। फिर अगर स्थिति देखेंगे हम लोग, इसका क्रियाशीलता देखेंगे तो एक्टिविटी देखेंगे पत्तियों का, तो पत्तियों को 3 प्रकार से बांटा गया है, पत्र कलिका, पुष्प कलिका तथा मिश्रित कलिका। पत्र कलिका क्या होता है, तो पत्र कलिका वो होता है जिसमें शाखाओं के निर्माण का कार्य करने वाली जो कलिकाएं या कलिका होती है कहलाती है। तना पर उपस्थिति के आधार पर पत्र कलिकाओं को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पत्र कलिका, लीफ बर्ड्स। पत्र कलिका जो होता है ये हमारा तना है, यहाँ से निकलते हैं छोटे छोटे पत्ते निकलते जाते हैं, फिर ऐसा हो गया है ना, फिर यहाँ से निकलता है जो इस प्रकार का निकलता है ना। तो जो कलिका होती है वो तो लीफ बर्ड कहला गई। फिर ये क्या हो गया, उसमें उपस्थित आधार पर पत्र कलिकाओं को 3 श्रेणियों में फिर से विभेदित किया गया है। शाखाओं का निर्माण, यहीं से शाखाओं का निर्माण होता है ना। तना जो उपस्थित होता है, तना पर उपस्थित जो आधार पर पत्र कलिकाएं को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। ये फिर आगे बढ़ता गया है ना, ये आगे बढ़ता गया। तो शीर्षस्थ या अग्रस्थ कलिका, एपिकल और टर्मिनल बर्ड। तना या उसकी शाखाओं के शीर्ष पर कोई भी तना या फिर उसकी जो शाखा है उसके शीर्ष पर स्थित कलिका को शीर्षस्थ या अग्रस्थ कलिका कहते हैं। ये हो गया तना, अगर इसके यहाँ पे अगर उपस्थित है तो इसको शीर्षस्थ या अग्रस्थ कलिका कहेंगे। क्या कहेंगे, शीर्षस्थ या अग्रस्थ कलिका। फिर दूसरा है कक्षस्थ कलिका। पत्तियों के कक्ष में स्थित कलिकाओं को कक्षस्थ कलिका कहते हैं। पत्ती के जो अक्ष होती है, एक्सिस होती है जो, वहाँ पे उस अगर बर्ड उपस्थित है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड। ये देखो आपका विभिन्न प्रकार की कलिकाएं। ये हो गया जो शीर्ष पर उपस्थित होती है उसको बोलते हैं टर्मिनल बर्ड। ये हो गया इंटरनोड। फिर उसके बाद कक्ष में स्थित होती है, एक्सिस पर स्थित होती है, उसको बोलते हैं एक्सिलरी कक्ष बर्ड्स। फिर होता है एसेसरी जो आधार में होता है ना, इसको बोलते हैं लीफ स्केयर। और ये हो गया आपका नोड। ये है आपका विभिन्न प्रकार की कलिकाओं का डायग्राम। ठीक है। फिर तीसरा है अतिरिक्त या सहायक कलिका। 2 प्रकार के कलिकाएं हम लोगों ने पढ़े थे। उसके बाद ये है तीसरा, कक्षस्थ कलिकाओं से ही सटी हुई उसके पार्श्व में, मतलब साइड में क्या होता है, यदि कलिकाएं विकसित होती है तो उन्हें सहायक कलिका कहते हैं। पार्श्व में मतलब कोई भी कक्षस्थ कलिका जहाँ से विकसित होती है उसके साइड से अगर कोई कलिकाएं विकसित होती है तो उन्हें क्या कहते हैं, सहायक कलिका कहते हैं। यदि अतिरिक्त कलिकाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित हो तो उसको अध्यारोपित अतिरिक्त कलिका, और यदि अतिरिक्त कलिका एक दूसरे से पार्श्व में स्थित हो, मतलब देखो ये हो गया कक्षस्थ कलिका, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया कक्षस्थ कलिका, ठीक। फिर ये हो गया कक्षस्थ कलिका। अगर इस प्रकार से यहाँ पे स्थित है और एक दूसरे के
साइड साइड में है, ठीक है, अतिरिक्त एक दूसरे के पार्श्व में स्थित होती है तो उन्हें समपार्श्वीय कलिकाएं कहते हैं। और यदि एक के ऊपर एक है, इसके ऊपर है, फिर इसके ऊपर है, इस प्रकार से है तो इसको अध्यारोपित कलिकाएं, अतिरिक्त कलिकाएं कहते हैं। फिर है आपका अपस्थानिक कलिकाएं। अग्रस्थ कलिका के क्षेत्र में कक्षस्थ कलिका को छोड़कर, अग्रस्थ जो कलिका होता है उसमें अग्रस्थ कलिका के क्षेत्र में अगर यहाँ पे कक्षस्थ कलिका है उसको छोड़ देंगे तो कलिका तना के किसी अन्य भाग पर पाई जाती है तो उसे अपस्थानिक कलिका कहते हैं। जो कलिका होती है वो तना अग्रस्थ भाग में कक्षस्थ कलिका के पास को छोड़कर यदि तना में और अन्य कलिकाएं पाई जाती हैं तो उसे अपस्थानिक कलिका कहते हैं। अब देखते हैं तने का प्रकार। तने स्थिति या कायांतरण के आधार मानकर तने को लगभग 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, ठीक है। वायवीय तना हो गया आपका, अर्धवायवीय तना हो गया और भूमिगत तना। स्थिति और कायांतरण, उनकी जो तने की स्थिति होती है, उनका स्ट्रक्चर जो होता है, उनके बाद उसका कायांतरण मतलब उसमें कुछ प्रतिकूल या फिर अनुकूल स्थिति के कारण जो उनमें चेंजेस आते हैं, उनके आधार पर हम लोगों ने तने को 3 भागों में बांटा है, वायवीय तना, भूमिगत अर्ध वायवीय तना और भूमिगत तना। पहला है वायवीय तना। वायवीय तना क्या होता है कि भू सतह के ऊपर अपनी उपस्थिति दर्शाने वाले तने को वायवीय तना कहते हैं। ये जमीन है, इसके ऊपर जो तना होता है उसको बोलते हैं वायवीय तना, ठीक है। अपनी क्षमता और स्थिति के अनुसार ये ऊर्ध्व तना तथा दुर्बल तने की श्रेणी में समूहीकृत किए जाते हैं। इस प्रकार के तने को भी 2 प्रकार बांटा गया है, ऊर्ध्व तना और दुर्बल तना। पहला जो होता है ऊर्ध्व तना, इसमें क्या होता है, स्वयं की क्षमता से भूमि की सतह के ऊपर खड़े रहने वाले तने को ऊर्ध्व तना कहते हैं। स्वयं मतलब सक्षम जो होता है ना, जो सक्षम होता है कि अपना भूमि में वो अपना स्थिति सही रख सके, वो अपने आप को खड़ा और मजबूत रख सकते, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व तना बोलते हैं, इरेक्ट स्टेम, ठीक है। इसकी आकृति, मजबूती तथा शाखन पद्धति के आधार पर ये 3 प्रकार के पादप समूहों का निर्माण करते हैं। ऊर्ध्व जो तना होता है मतलब जो स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं, इरेक्ट भी बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेम बोल सकते हैं, इरेक्ट स्टेम बोल सकते हैं। तो ये जो 2 इरेक्ट स्टेम होता है उसको भी उनकी आकृति, मजबूती और शाखन, आकृति का मतलब होता है उनका स्ट्रक्चर, मजबूती वो कितने मजबूती के साथ भूमि में स्थित है, और उसके बाद शाखन पद्धति मतलब वो कैसे कैसे शाखा में डिवाइडेड होता है, उसके आधार पर पादप समूहों का निर्माण करते हैं। पहला है हर्ब। वैसे पादप समूहों का पादपों का समूह जिनका तना काष्ठीय नहीं होता बल्कि मुलायम तथा प्रायः हरा होता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि धान, गेहूं, पालक, चौलाई, टमाटर, आलू, ये सब किस में आते हैं, हर्ब की गिनती में आते हैं, ठीक है। फिर है सर्ब, इसको झाड़ी बोलते हैं। इस प्रकार के पादप समूह का जो तना होता है वो आधारीय क्षेत्र में ही अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाता है, अर्थात मतलब यहाँ से ही देखो ये आधार भाग है, यहीं से ही अलग अलग चीज़ों में विभक्त हो जाते हैं। इनके साथ साथ होते हैं तना, इनके साथ साथ होते हैं तथा चारों तरफ फैलाव प्रदर्शित करते हैं। ये बहुवर्षीय तथा प्रायः 3 फीट से लेकर लगभग 10 फीट ऊंचाई वाले होते हैं। उदाहरण है आपके गुड़हल, नींबू, गुलाब इत्यादि। फिर है ट्री, वृक्ष। एकल मुख्य तना वाले बहुवर्षीय पादपों को वृक्ष कहते हैं। इसका जो तना होता है वो लगभग वो कैसा होता है, शाखित होता है, काष्ठीय होता है, वुडी, लकड़ी प्रदान करता है। उदाहरण है पीपल, बरगद, आम, कटहल, शीशम, सागौन, पलाश, बीज आदि। फिर है दुर्बल तना जिसको वीक स्टेम बोलते हैं। इरेक्ट स्टेम 3 प्रकार का हो गया। अब देखते हैं दुर्बल तना। भू स्तर से ऊपर स्वयं की क्षमता से खड़े नहीं रह सकने वाले तने को क्या बोलते हैं, दुर्बल तना कहते हैं। इन तना की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकारों में विभेदित किया गया है। पहला है घिसटने वाले, ट्रेलर्स। ऐसे तने जो भूपटल पर चिपके हुए वृद्धि करते हैं तथा इनकी पर्व संधियों से जड़ों का विकास नहीं होता, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सायान, ठीक है, पहला क्या है, सयान। ऐसे तने जो होते हैं वो अल्प शाखित होते हैं, इनमें शाखा ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है तथा भूपटल पर चिपके हुए होते हैं, मतलब जो जमीन होता है उससे अटैच्ड होते हैं। उदाहरण है आपका पोर्टुलेका, बैसिला आदि। फिर है उच्चाग्र भूसाई। ऐसे घिसटने वाले तने जो कि ज़मीन पर फैले होकर भी ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। ऐसे पौधे क्या होते हैं जो ज़मीन होते हैं उसमें ऐसे फैले होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं से देखो, जैसे यहाँ है फिर यहाँ से फिर उठे,
फिर ऐसे उठे, इस प्रकार का धीरे धीरे उठने की कोशिश करते हैं, अग्रभाग से, शीर्षस्थ भाग से करते हैं, तो उचाग्र भूसाई बोलते हैं उसको। उदाहरण है आपका ट्राइडेक्स, लिंडेनबर्जिया इत्यादि। फिर है डिफ्यूज, विस्तृत, ऐसे दुर्बल तने जिनसे चारों ओर शाखाएं निकलकर भू स्तर पर फैली हुई होती है। भू स्तर पर चारों ओर शाखाएं होती है, मतलब ये भू स्तर है, इसमें ऐसे 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 शाखाएं फैली हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे तने को विस्तृत बोलते हैं। उदाहरण है पुनर्नवा आदि। फिर है आपका विसर्पी, क्रीपर्स, ऐसे पौधे के तने का कुछ भाग जो होता है वो ऊर्ध्व होता है, किंतु इनमें क्षैतिज शाखाएं निकलती है। तना तो ऊर्ध्व होता है, लेकिन इसमें इस प्रकार की शाखाएं निकलती है जो कुछ दूर भूमि में कुछ दूर जाने के बाद भूमि के संपर्क में आ जाती है, ठीक है। तथा इनके प्रत्येक पर्व संधि से अनेक जड़ें उत्पन्न होती है। उदाहरण है घास, पुदीना, अरबी इत्यादि। फिर है क्लिम्बर्स, आरोही। नेक्स्ट है आरोही, किसी अन्य पदार्थ को आधार की सतह उपयोग करते हुए कोई भी अन्य पदार्थ, दीवार हो गया, टंकी हो गया, ये अन्य चीज़ें होती है, उनको क्या करते हैं, वो अन्य पदार्थों का आधार की उपयोग करते हुए आरोहण प्रदर्शन करता है ना। एवं दुर्बल तना को क्या बोलते हैं, आरोही तना कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है प्रतान आरोही। इस प्रकार के पौधे जो होते हैं आरोही तना वाले पौधे के पास स्थित आधार से प्रतान की सहायता से लिपटकर आरोहण करते हैं। टिंड्रिल, मतलब कोई भी चीज़ों से चिपककर अपना आरोहण करते हैं, मतलब अपने आप को बढ़ाते हैं। प्रतान कोमल तथा स्प्रिंग नुमा होता है, इस प्रकार का उसका जो तना होता है इस प्रकार का मुड़ा मुड़ा होता है, पतला पतला। उदाहरण है एंटीगोगान एवं पुष्पीय तथा झुमक लता, कद्दू जैसे पौधे के जो कक्षस्थ कलिकाएं रूपांतरित होकर प्रतान का निर्माण करती है। इस प्रकार रिंग नुमा ऐसा पतला पतला घुमा रहता है ना, देखना आप लोग, कद्दू का पौधा देखेंगे आप लोग। फिर है वल्लारी, ट्विनर्स, ऐसे पौधे का जो तना होता है अपने आश्रय अर्थात आधार के संपर्क में आने पर स्वयं उसके चारों ओर लिपटकर ऊपर की ओर बढ़ता है। जैसे यहाँ पे मान के चलो आधार है, तो उसके ऊपर ऐसे घूमते गया फिर ऊपर उठना प्रारंभ करता है। यह वृद्धि जो होता है अग्रस्थ भाग के चक्रण के कारण संभव होता है। ये देखो अग्रस्थ भाग आगे बढ़ा, फिर ये अग्रस्थ भाग ही आगे बढ़ा। उदाहरण है अपराजिता, सेम, क्रीपर। फिर है कठलता, लिनियनस, बहुवर्षीय आरोही जो होते हैं वो काष्ठमय पौधे जो वृक्षों या दीवारों का सहारा लेकर आरोहण करते हैं तथा आरोही पौधे की तरह वृद्धि करते हैं, कठलता कहलाते हैं। उदाहरण है बोगेनविलिया, टीनोस्पोरा, क्रिप्टोसेजिया आदि। ये है आपका विशरण का, ये है लिंडीबेर्गिया, है ना, ये आपका बेसिला, इस प्रकार के दिखाई देते हैं, ठीक है। कुछ दुर्बल तने के ये उदाहरण है। इसके पश्चात है हमारा शाखा विन्यास। अभी तक हम लोगों ने जड़ पढ़ा, जड़ में रूपांतरण पढ़ा, जड़ों के कार्य पढ़ा, तने पढ़े, तने के रूपांतरण पढ़े, तने कैसे होते, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग देखेंगे जो शाखा होता है, तनों से जो निकलता है शाखा, उस शाखा का विन्यास कैसे होता है, शाखा के कार्य क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सीजी शिक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।